वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी जो 11th क्लास की है वो उसे आप खोल लीजिए और उसमें हम वर्क एनर्जी पावर चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे बच्चों। और 6.21 तक ये क्वेश्चंस पूरे कर चुके हैं हम। नेक्स्ट 6.22, सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6.22। ए पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट। ठीक है, आजकल सभी इसी कोशिश में लगे, तो नए नए मेथड डिस्कवर हो रहे हैं। मैं खुद भी यही चाहता हूं कि मैं कुछ वेट लूज करूं। और आप देखेंगे घर में बहुत सारे लोग इस एक्टिविटी एक्सरसाइज में लगे और ऐसे कई बिजनेस चल पड़े हैं जहां पर वेट लूज करने के लिए आपको अलग अलग तरीके बताए जा रहे हैं। पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट, डाइटर लिफ्ट्स ए 10 किलोग्राम मास 1000 टाइम्स। 1000 बार 10 किलो उठाता है वो। जैसे डंबल उठाते हैं ना, मान लो 5-5 किलो के दो डंबल है आपके पास, तो एक हाथ में 5 किलो, दूसरे हाथ में 5 किलो, तो टोटल 10 किलो। 1000 बार टू ए हाइट ऑफ 0.5 मीटर ईच टाइम। कितना होगा 0.5 मीटर? प्रैक्टिकल डेटा है बच्चों, ये 1 मीटर है तो 0.5 मीटर इतना, यानी ऐसे 0.5 मीटर, आधा मीटर। Assume that the potential energy lost each time she lowers the mass is dissipated। जैसे वह, अब ये व्यक्ति नहीं है, ये महिला आ गई, she lowers the mass, वो एनर्जी डिसिपेट हो गई जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर की थी। हाउ मच वर्क डज शी डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। पूरा विजुलाइज करते हुए चलना बच्चों। तो कितना वर्क उसने किया अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बताना है। दिस इज पार्ट ए। अच्छा, फैट सप्लाईज, जो फैट भरा हुआ है हमारी बॉडी में, 3.8 इंटू 10⁷ जूल ऑफ एनर्जी पर किलोग्राम। सब प्रैक्टिकल डेटा है, काम में ले सकते हो आप। विच इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी विद ए 20% एफिशिएंसी रेट, यानी बाकी 80% यूजलेस है। 20% वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, बाकी बर्न हो जाएगा। हाउ मच फैट विल द डाइटर यूज अप, कितना फैट वो यूज कर लेगा। तो सोच के देखिए, मैकेनिकल एनर्जी जो हमें मिल रही है सिर्फ 20% है, बर्न हो रहा है पूरा 100%, तो वो हमें कैलकुलेट करना होगा। यानी यू मान के चलिए कि इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगी, मैं हिंट दे रहा हूँ, पूरा सॉल्व आपको करना है, बाद में फिर सॉल्यूशन देखना नहीं आएगा तो ये जो प्रोसेस है, आप एमजीएच से एनर्जी निकाल सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो टोटल एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी हमें मिली वो आ जाएगी एमजीएच इंटू 1000। फिर ये जो एनर्जी है ये 20% है, तो 20% है तो इसका 100% निकालेंगे। माना कि ये x का 20% है तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये जो x आया, इससे आपको पता करना पड़ेगा पर किलोग्राम, मतलब 3.8 इंटू 10⁷ जूल से उसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ केजी आ जाएंगे। सो दिस इज द होल प्रोसेस। पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट। और अब मैं बता रहा हूं सॉल्यूशन। अगर आपने कोशिश कर ली, आंसर निकाल लिया, जो आंसर दिया हुआ एनसीईआरटी में वो दिया है 49,000 जूल पार्ट ए का, और 6.45 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो ये तो ग्राम में आ गया बच्चों, 6.45 ग्राम, बस इतना सा कम होगा। ठीक है, बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है, रोज थोड़ा 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 कम हुआ तो सुबह शाम में। ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो। पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर, ये पूरा प्रैक्टिकल कैलकुलेशन दे दे। जिस जिसको अपना वजन कम करना है, वजन कम करने से सारी बीमारियां भाग जाती है बच्चों, सब कुछ परफेक्ट हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। मास ऑफ द वेट 10 केजी है। डंबल हो सकता है, या आप कोई भी भारी चीज घर में ढूंढ लीजिए, बड़ा सा स्पीकर आपका जो है आप उसको उठा सकते हो। height to which the person lifts 0.5 meter, number of times 1000, work done against gravitational force and into mgh, यानी 1000 into mgh, g हमने 9.8 लिया, 49 किलो जूल ये आ गया। एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 kg of fat 3.8 into 10⁷ जूल। एफिशिएंसी 20% है। मैकेनिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द पर्सन्स बॉडी कितनी है सप्लाई की?
हमने वो x की वैल्यू निकाल ली जो मैंने अभी आप समझाया था, 20/100 इंटू 3.8 इंटू 10⁻7 जूल, तो 1/5 ऑफ दिस। रिवर्स वे में जा रहे हैं यहाँ, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो 1 kg जो है वो कितनी एनर्जी देगा उसके हिसाब से, इक्वलेंट मास ऑफ द फैट लॉस बाय द डाइटर, मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, यानी एक्चुअल में तो डिवाइड ही किया, 1/, में है, 1/, में चल रहा है। तो व्हाट वी गेट 6.45 10⁻³ kg। अनदर सॉल्यूशन वी हैव, m is 10 kg, h n दिया हुआ है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स w n m g 49,000 जूल निकाल लिया। मैकेनिकल एनर्जी सप्लाइड बाय 1 kg ऑफ फैट, वो हमने निकाल लिया, इसका 20%, 0.76 इंटू 10⁻7 जूल पर kg। तो हम सीधे इससे डिवाइड कर सकते हैं 49,000 को, तो भी यही आ जाएगा। तो दोनों अप्रोच है, नाक ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, दोनों तरह से नाक पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, 6.23, फैमिली यूजेस 8 किलोवाट ऑफ पावर। अब घर की बात कर रहे हैं हम, तो 8 किलोवाट पावर यूज करती कोई फैमिली। A, direct solar energy is incident on the horizontal surface at an average rate of 200 watt per square meter। ये सब प्रैक्टिकल डेटा बच्चों, सोलर पैनल अगर आपने लगा रखे हैं तो ये एनर्जी इस तरह से आती है। If 20% of this energy can be converted to useful electrical energy, how large an area is needed to supply 8 kilowatt। मान लो आपको सोलर पैनल लगाने हैं, तो कितने एरिया में सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे। सोलर पैनल की एफिशिएंसी जो है वो मान लीजिए 20% है, तो इस तरह से कंपेयर दिस एरिया टू दैट ऑफ द रूफ ऑफ ए टिपिकल हाउस। जनरली जैसे 2 कमरे का जो मकान होता है, या 2 BHK हम बोले, हाउसिंग बोर्ड में अगर उसकी लैंग्वेज में बात करें तो 25-50, तो 25 फीट बाय 50 फीट, तो उसकी जो छत का एरिया होता है बच्चों, अगर पूरे में कंस्ट्रक्शन है तो, नहीं तो साइड में अगर गैलरी छोड़ी हुई तो कम हो जाएगा, 1000 स्क्वायर फीट होता है, कभी नहीं तो 1250 स्क्वायर फीट बनता है। सो अकॉर्डिंगली हम कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा सवाल है, कोशिश कर लीजिए आप। सॉल्यूशन बता रहा हूं, लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन। 6.23, 200 मीटर स्क्वायर आ रहा है पार्ट ए का आंसर। पार्ट ए में क्या पूछा था, दोबारा से देख लीजिए। पार्ट ए में पूछा था डायरेक्ट सोलर एनर्जी आ रही है, हाउ लार्ज एन एरिया इज नीडेड, 8 किलोवाट के लिए कितना एरिया चाहिए होगा, तो 200 मीटर स्क्वायर चाहिए होगा। अब फीट में कन्वर्ट करना आता है क्या आपको, 200 मीटर स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करके कंपैरिजन बताऊं आपको मैं। लेट्स कन्वर्ट इट इनटू फीट। कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी बच्चों। मीटर स्क्वायर को फीट स्क्वायर में कैसे बदलना है, या फीट स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे बदलना है, यू शुड नो दिस कन्वर्जन, हाउ टू कन्वर्ट दिस। तो आप जानते हैं कि कितने फीट होते हैं 1 मीटर में, रफली 3.3 फीट, 1 मीटर में 3 फीट। पर अगर हम इंचेस में चले जाएं तो शायद आसान है हमारे लिए काम, तो इंचेस में बात कर लेते हैं। 1 फीट, दिस इज द सिंबल, इज 12 इंचेस। और हमारा जो स्केल होता है प्लास्टिक का बच्चों 30.48 सेंटीमीटर होता है, 30.48 सेंटीमीटर, 30 के बाद भी थोड़ा सा लगा है सेंटीमीटर, तो मीटर में बदलूंगा तो 0.3048 मीटर। सो आई थिंक नाउ वी कैन कन्वर्ट इट। कैसे, 200 मीटर स्क्वायर एरिया हमको दिया हुआ है, जो मुझे फीट स्क्वायर में कन्वर्ट करके निकालना। तो ऊपर ये जो मैंने अभी इक्वेशन लिखी, यहां से मैं लिख सकता हूं 1 मीटर इक्वल टू 1/0.3048 फीट। सो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/0.3048
राउंड रफ कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, 0.3 ले लेते हैं, राउंड ऑफ किया, इसको हटाना है, ये 50 से छोटा है, छोड़ देते हैं इसको, 0.3 ले लेते हैं। तो इसका स्क्वायर आ गया फीट स्क्वायर, तो फीट स्क्वायर तो फीट लिखना ही पड़ेगा मुझे, स्क्वायर फीट। ओके, तो 200 मीटर स्क्वायर कितना, 200 मीटर स्क्वायर इज 200 इंटू 0.3 इंटू 0.3, या तो 10/3, 10/3 लिख लो इसको, नहीं तो ये हो गया 0.09, 0.09 हो गया 100/9। सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस, ये स्क्वायर फीट में आएगा, स्क्वायर फीट। तो क्या मैं कैलकुलेटर यूज करूं, इजी रहेगा, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, है ना। तो मुझे क्या करना है, 200 डिवाइडेड बाय 9, यही करना है, या इसको 100 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, 2 0 और आ गया, divided by 20,000 divided by 9, and it is 2222.22. स्क्वायर फीट। अब देखो बच्चों कंपैरिजन कैसे होता है, 25-50 का मकान, 25 इंटू 50 स्क्वायर फीट, तो 1250 स्क्वायर फीट। तो ये आप देख रहे हो 1250 कितने होते हैं, 2500, ठीक है। तो दो 25-50 के मकान से थोड़ा सा कम, 50/50 अगर देखें तो 2500 हो जाता है, 50/50, 50 लंबाई 50 चौड़ाई छत की, 5 5 25, 0 0 2500 हो जाता है, ये 2222 है, उससे थोड़ा सा कम। तो कितने एरिया से एनर्जी हमें उठानी होगी, आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा। बी पार्ट है, कंपेरेबल टू द रूफ ऑफ ए लार्ज हाउस ऑफ डायमेंशन 14 मीटर इंटू 14 मीटर में बता दिया। लेट्स सी द सॉल्यूशन। पावर यूज बाय फैमिली 8 किलोवाट, सोलर एनर्जी रिसीव पर स्क्वायर मीटर 200 वाट, एफिशिएंसी 20%, एरिया रिक्वायर्ड माने कि ए है, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है 8 इंटू 10⁻³ जो चाहिए वो किसका है, 20% है, किसका, ए का, ए इंटू 200 का 20%, तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो ए की वैल्यू आ जाती है 200 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ए सोलर प्लेट रिक्वायर्ड टू जनरेट 8 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द एरिया ऑफ द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग हैविंग डायमेंशन 14 मीटर इंटू 14 मीटर, जो कि लगभग कितना आ गया, ये 200 मीटर स्क्वायर ना। ये यहाँ पर ये अंडर रूट गलत लिखने में आया बच्चों, स्प्रेड मान लीजिए इसको। सो 200 मीटर स्क्वायर। Another version of the solution. ओके, पुरानी एनसी इस ये क्वेश्चन यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एडिशनल एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 24, बुलेट, गोली की बात कर रहे हैं, मोटरसाइकिल की बात नहीं करें। मास 0.012 kg, फिर से एक्चुअल डेटा है ना, न्यूमेरिकल से जो डेटा है उसको फील करना आपको आना चाहिए, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है। हॉरिजॉन्टल स्पीड 70 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स ए ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास 0.4 kg, उसको जाके टकराती है एंड इंस्टेंटली कम्स टू रेस्ट, तो सारी की सारी एनर्जी उसकी उसको दे देती है। तो कैसा कोलिजन हुआ, इन इलास्टिक, रेस्ट पर आ गई, उसी के अंदर धंस कर। विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय मींस ऑफ थिन वायर्स, यानी ये है बैलिस्टिक पेंडुलम। बच्चों इसको क्या कहते हैं, नाम नोट कर लीजिए,
बुलेट से रिलेटेड टर्म है बनती है बैलिस्टिक, और ये पेंडुलम की तरह ऑसिलेट कर सकता है, तो बैलिस्टिक पेंडुलम। स्पेशली ये अरेंजमेंट यूज किया जाता है बच्चों, नई कोई गन बनी है, नई तरह की बुलेट बनी है, उसकी टेस्टिंग करनी है कि वो जो है कितनी एनर्जी उसमें है, कितना उसकी पियर्सिंग कैपेसिटी होगी, कितना अंदर तक जाएगी। तो लकड़ी का एक लट्ठा लटका देते हैं छत से या पेड़ से, उस पर गोली चलाते हैं, फिर देखते हैं कितनी हाइट तक वो गया, और उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट करके। पहले मोमेंटम करना पड़ेगा इसमें ना डायरेक्ट, क्योंकि एनर्जी कंजर्व नहीं है। कुछ एनर्जी बुलेट जब टकराएगी तो हीट और साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से वेलोसिटी निकालनी होगी, वेलोसिटी से फिर जो हाइट से रिलेट करके एमजीएस से हम निकाल सकते हैं। तो वही कैलकुलेशन यहाँ करनी है हमें, कैलकुलेट द हाइट टू विच द ब्लॉक राइजेस। तो पहले तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे, क्योंकि आपको ब्लॉक ऑफ वुड का मास भी पता है, बुलेट का मास भी पता है, बुलेट का मास वेलोसिटी, और वो बाद में जो है कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा, बुलेट प्लस ब्लॉक का मास इनटू कॉमन वेलोसिटी। वो वेलोसिटी निकल जाएगी तो फिर उसको हाफ एम वी स्क्वायर से एमजीएस से बराबर कर देंगे। एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक। जो लॉस हुआ एनर्जी में बच्चों वही हीट प्रोड्यूस्ड है। तो अगर आपको हिंट समझ में आ गया तो वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, तभी मजा है बच्चों। जब तक आप पेन चलाएंगे नहीं तब तक सीखेंगे कैसे, प्रैक्टिस कैसे होगी। मुझे नहीं करनी प्रैक्टिस, आपको करनी है प्रैक्टिस, आपको ज्यादा जरूरत है। मुझे भी करनी है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, पर मुझे अलग तरह की प्रैक्टिस करनी है, आपको अलग तरह की। डू दिस क्वेश्चन, मैं सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। 21.2 सेंटीमीटर एंड 28.5 जूल, यानी इतनी हाइट तक वो जाएगा, और 28.5 जूल अगर आपका आंसर आ रहा है तो परफेक्ट है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। वन टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज हियर। By using law of conservation of momentum, m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 plus m2 into v, यहाँ से v हमने निकाल लिया, 2.04 मीटर पर सेकंड आया। When the bullet and block rise to height h, using the law of conservation of total energy हमने लगा दिया, हाफ m1 plus m2 into v स्क्वायर। ध्यान रखना m1 plus m2 दोनों मिलकर ऊपर उठ रहे हैं, तो m1 plus m2 into gh, तो m1 plus m2 तो कट गया, और यहाँ से h की वैल्यू आ गई v स्क्वायर बाय 2g, हमने वैल्यू रखकर कैलकुलेट की, 21.2 सेंटीमीटर आ गया फर्स्ट आंसर। हीट प्रोड्यूस्ड इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, पहले जितनी थी माइनस बाद में जितनी रह गई, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी से करना हो तो उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सेम है, 28.54 जूल। अनदर वर्जन ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ बुलेट, इनिशियल स्पीड, मास ऑफ वुडन ब्लॉक, इनिशियल स्पीड ऑफ वुडन ब्लॉक 0, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, वेलोसिटी निकाली। For the system of bullet and the wooden block, mass of the system m 0.412 kg, velocity of the system 2.04 meter per second, height up to which h है, हमने m dash gh को, m dash क्या टोटल मास है, इक्वेट किया। wooden block will rise up to height 0.2123 मीटर, और डिफरेंस निकाल लिया हमने एनर्जी का, 28.54 जूल। क्वेश्चन नंबर 25, टू इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस ट्रैक्स, जैसे कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, वन ग्रेजुअल, इसको ग्रेजुअल मानेंगे, एंड द अदर स्टीप, ये स्टीप है, मीट एट ए, यहां मिलती है। जैसे वाटर पार्क में अगर आप गए हो, अभी तो बंद है सारे, तो वहां पर इस तरह की स्लाइड्स होती हैं, where two stones are allowed to slide down from rest, ऊपर से छोड़ दें दो पत्थरों को, one on each track, will the stone reach the bottom at the same time, क्या एक साथ पहुंचेंगे, will they reach there with the same speed, क्या सेम स्पीड से पहुंचेंगे, वो हमें समझाना है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, दिया हुआ है आपको θ1 30 डिग्री है और θ2 60 डिग्री है, और h जो है हाइट यहां से लेकर, अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं, h is 10 मीटर। What are the speeds and times taken by the two stones? कैलकुलेट भी करना है। पहले तो पूछा सेम होगा क्या, तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो मिल रही है वो पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्ट होकर मिल रही है। फ्रिक्शन को हमने यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया है, तो दोनों के पास सेम पोटेंशियल एनर्जी है तो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। अगर दोनों का मास सेम है तो फिजिकली देखा जाए तो वेलोसिटी सेम होनी चाहिए नीचे पहुंचने पर। टाइम की बात करें तो टाइम के लिए मास मैटर नहीं करता है, हम
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वहां पर चले जाएं तो यहाँ पर एक्सेलेशन जो होगा इस वाले का होगा जी साइन थीटा वन, इस वाले का होगा जी साइन थीटा टू। और क्योंकि थीटा टू ग्रेटर है थीटा वन से तो साइन थीटा टू भी ग्रेटर होगा साइन थीटा वन से, तो इसका एक्सेलेशन ज्यादा होगा, जिसका एक्सेलेशन ज्यादा होगा उसको टाइम कम लगेगा। तो ये तो हमने फिजिकली आंसर निकाला। आप इसको सॉल्व कर लीजिए न्यूमेरिकली। लेट्स सी द सॉल्यूशन। 25th क्वेश्चन। नो द स्टोन ऑन द स्टीप प्लेन रीचेस द बॉटम अर्लियर, यानी 60 डिग्री वाला। यस दे रीच विद द सेम स्पीड, जैसे कि हमने डिस्कस किया, क्योंकि mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब वेलोसिटी कैलकुलेट करके हमने निकाल दी vb इक्वल टू vc इक्वल 14.1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि h हमें पता था, टाइम में निकाल दिया 2√2 सेकंड, 2√2 सेकंड। तो ये क्या है tb 2√2 सेकंड, क्या कुछ मिस्टेक है यहाँ पर? व्हाट इज b, व्हाट इज c? b और c की वेलोसिटी, यहाँ टाइम सेम कैसे आ रहा है? अभी तो हमने कहा कि जो है वो पहले पहुंचेगा, फिर टाइम सेम कैसे आ रहा है? तो कुछ गड़बड़ है बच्चों, चेक करते हैं। अनदर वर्जन ऑफ द सॉल्यूशन। थीटा वन थीटा टू दोनों दिया हुआ है, एच दिया हुआ है हमको, ये mg sin थीटा वन mg sin थीटा टू लगेगा। सो mgh को हाफ mv1 स्क्वायर से इक्वेट किया, हाफ mv2 स्क्वायर के बराबर भी होगा, v1 v2 आ गया। थीटा टू ग्रेटर देन थीटा वन है, a2 ग्रेटर देन a1 है, तो v इक्वल टू u प्लस at से t निकाला हमने v by a, t is proportional to 1 by a, so a2 is greater than a1, so t2 is less than t1. Second stone will take lesser time and reach the bottom earlier than the first stone. ओके है, मींस ये मिसप्रिंट है तो फिर इनको माफ कर दिया जाए, है ना, एनसीईआरटी में ये मिसप्रिंट है, टाइम सेम नहीं होगा। अनदर वर्जन, सेम मेथड, so stone 2 will take lesser time. Next question, question number 26. 1 kg block situated on a rough incline is, अब फ्रिक्शन आ गया बच्चों, जहां वर्ड रफ आ गया मींस फ्रिक्शन पिक्चर में आ गया। कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर, इसका 100 न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग कांस्टेंट है, जैसे कि फिगर में दिखाया है। द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से छोड़ा हमने ब्लॉक को, विद द स्प्रिंग इन द अनस्ट्रेच्ड पोजीशन, खिंची हुई नहीं है। द ब्लॉक मूव्स 10 सेंटीमीटर डाउन द इंक्लाइन बिफोर कमिंग टू रेस्ट, नीचे जाता है 10 सेंटीमीटर। स्प्रिंग खींचती है तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाती है उसकी वजह से रुक जाता है। स्प्रिंग लगाएगी F इक्वल टू kx। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन, साथ में फ्रिक्शन भी लग रहा है, वो भी ध्यान रखना है आपको, फ्रिक्शन के अगेंस्ट। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो और ज्यादा नीचे जाता, तो एनर्जी लूज कर रहा है। अच्छा, नीचे जा रहा है तो ये पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, तो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के सॉल्व करना है। Assume that the spring has a negligible mass and the pulley is frictionless. ये assumption नहीं लगाते तो इनके जो फोर्सेस हैं, इनका जो वेट, स्प्रिंग का मास, उसको भी कंसीडर करना पड़ता है, यहाँ फ्रिक्शन कंसीडर करना पड़ता है। तो ये 37 डिग्री एंगल हमें दिख रहा है। सो सॉल्व इट। कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, पर साथ में फ्रिक्शन का वर्क भी एग्जिस्टेंस में आएगा। ब्लॉक मूव्स 10 सेंटीमीटर डाउन द इंक्लाइन, तो टिग्नोमेट्री भी लगेगी। 10 सेंटीमीटर ऐसे है तो हाइट में कितना नीचे जाएगा, इस एंगल 37 डिग्री से निकालना होगा। तो वीडियो पॉज करके आप अपने हाथ पैर मार लीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि हाथ पैर मारते मारते तैरना सीखते हैं, इंडिपेंडेंट बनना है। सो जस्ट ट्राई इट, और फिर जब आपकी सारी कोशिशें पूरी हो जाए तो लौटें, आंसर डिस्कस करते हैं। सो आंसर इज 0.125। पूछा क्या था, वापस देख लेते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसी ऑर्डर का आना चाहिए था, 0.125। कैसे? पहला वर्जन सॉल्यूशन का डायग्राम में हमने फोर्सेस दिखाए, mg sin थीटा इस ब्लॉक को नीचे खींच रहा है, mg नीचे की तरफ काम कर रहा है, mg cos थीटा लग रहा है नॉर्मल डायरेक्शन में, तो म्यू mg cos थीटा फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा ऊपर।
तो F इक्वल टू म्यू आर इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा इस डायग्राम में नहीं दिखाया, लगेगा अलोंग द इंक्लाइन ऊपर की तरफ। नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन, वो अगर कैलकुलेट करें तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा यानी माइनस एफ, तो हो गया एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर चला है, 0.1 मीटर एसआई में कन्वर्ट किया। इन इक्विलिब्रियम वर्क डन होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रेच स्प्रिंग। अब ये फोर्स है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है और इधर पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि उसी के हिसाब से ये वर्क हुआ है। तो यहां से के की वैल्यू हमें पता है, अकेला अननोन म्यू है वो हमने कैलकुलेट कर लिया 0.126। सॉल्यूशन का एक और वर्जन देखते हैं। सारा डेटा हमने लिखा, गिवन डेटा। यहां फ्रिक्शन का फोर्स दिखाया हुआ ऊपर की तरफ काम कर रहा है। थीटा की जगह 37 हमने लिख दिया है, जो कि हमें पता है ऑलरेडी। नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस 37 है। नेट फोर्स acting on the block mg sin 37 minus f. This is the net force. mg sin 37 minus mu mg cos 37. Same method applied here, तो हमें mu मिल जाता है 0.125 यहाँ पे आ रहा है, 0.115 यहाँ पे आ रहा है, 0.126 यहाँ पे आ रहा है। तो कैलकुलेशन में क्या डिफरेंस है? जी की वैल्यू यहां 9.8 रखी है, जी की वैल्यू यहां 10 रखी है। दैट्स व्हाई स्लाइट डिफरेंट आंसर्स आर देयर। तो गलत नहीं है बच्चों, कुछ सब सही है। या तो क्वेश्चन में ही जी की वैल्यू आपको दी जाए, नहीं दी जाए तो आपकी मर्जी है, 9.8 या 10 दोनों लेकर, दोनों में से जो आपको पसंद हो लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.27, बोल्ट है, बोल्ट नट बोल्ट होते हैं। बोल्ट ऑफ मास 0.3 kg फॉल्स फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर, लिफ्ट में से ऊपर छत से निकल के गिर रहा है। मूविंग डाउन विद एन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकंड, लिफ्ट नीचे आ रही 7 मीटर पर सेकंड। इट हिट्स द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर, लेंथ ऑफ द एलिवेटर 3 मीटर, 3 मीटर उसकी हाइट है। एंड डज नॉट रिबाउंड, बोल्ट टकराता है, रिबाउंड नहीं होता। व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द इंपैक्ट, यानी जो भी काइनेटिक एनर्जी थी कन्वर्ट हो जाएगी हीट में। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द एलिवेटर वर स्टेशनरी, स्टेशनरी होता तो क्या आपका आंसर डिफरेंट होता? सोचो। तो सिचुएशन क्या है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं बच्चों सिचुएशन को। बोल्ट गिर रहा है, एलिवेटर भी नीचे जा रहा है, एलिवेटर ऊपर भी जा सकता है। एलिवेटर 7 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, बोल्ट अगर गिरता है तो एक्सेलरेशन जी से गिर रहा है, वो फ्लोर को हिट करेगा, उसके बाद उसको अगर हम कॉलिजन मान ले तो एलिवेटर प्लस बोल्ट 7 मीटर पर सेकंड से नीचे जाएंगे। अगर एलिवेटर स्टेशनरी होता तो बोल्ट 7 मीटर पर सेकंड से नीचे नहीं जाता। लेट्स सी द सॉल्यूशन। 8.82 जूल फॉर बोथ केसेस, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉल्यूशन देख लें। सॉल्यूशन में गिवन डेटा हमने लिखा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज 0। क्यों? एट द टाइम ऑफ इंपैक्ट पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, heat produced equal to loss of potential energy mgh 8.82 joule. The heat produced will remain the same even if lift is stationary. This is because of the fact that the relative velocity of the ball with respect to the lift will remain 0. क्या आप सहमत हैं? Let's see another solution. Bolt rebound नहीं हो रहा है, what is the heat produced? The potential energy of the bolt mgh
The ball does not rebound, so the whole of the energy is converted into heat. Since the value of acceleration due to gravity is same in all inertial systems, therefore the answer will not change even if the elevator is stationary. बोल्ट तो हर हाल में जी से ही गिरेगा, बस फर्क किस पे पड़ेगा? टाइम पर, जिसको हमने इस क्वेश्चन में डील ही नहीं किया है। अगर टाइम को डील करना होता तो वो 7 मीटर पर सेकेंड मैटर करता। अभी वो 7 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट का नीचे की तरफ मूव करना मैटर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ट्रॉली ऑफ मास 200 किलोग्राम मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक, a child of mass 20 kilogram runs on the trolley from one end to the other 10 meter away। बहुत लंबी ट्रॉली है, 10 मीटर दौड़ कर जाता है। स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द ट्रॉली इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मोशन। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया बच्चों लास्ट क्वेश्चन से। एंड जंप्स आउट ऑफ द ट्रॉली, भागते भागते कूद जाता है। जैसे रॉकेट से गैसेस निकलती हैं, जैसे बंदूक से गोली निकलती है। व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रॉली? क्या वो ट्रॉली को कुछ मोमेंटम इंपार्ट करके जाएगा? How much has the trolley moved from the time the child begins to run? अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए इसे करना जरूरी है। आप अपने लेवल पे अटेम्प्ट कीजिए, मैं सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूं सीधे। The child give an impulse। impulse होता है, आई से दिखाते हैं, फोर्स इनटू स्मॉल टाइम इंटरवल, जितने टाइम के लिए फोर्स लगा। impulse to the trolley at the start, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है impulse बच्चों। and then runs with a constant relative velocity of 4 meter per second with respect to the trolley's new velocity। apply momentum conservation for an observer outside। ऑब्जर्वर के फ्रेम से हम देख रहे हैं अगर, तो 10.36 मीटर पर सेकेंड, 25.9 मीटर। दीज आर द आंसर्स। हियर इज सॉल्यूशन। मास ऑफ ट्रॉली 200 ग्राम है, स्पीड ऑफ ट्रॉली 10 मीटर पर सेकेंड आ गई, हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया। मास ऑफ द बॉय 20 kg है। इनिशियल मोमेंटम जो सिस्टम का है m प्लस एम वी, क्योंकि बच्चा और ट्रॉली दोनों जा रहे थे, v वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से, तो 2200 kg मीटर पर सेकंड ये इनिशियल मोमेंटम है। माना कि v डैश जो है फाइनल वेलोसिटी है ट्रॉली की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और फाइनल वेलोसिटी है बॉय की, वो कितनी हो जाएगी? क्योंकि वो 4 से ही कूद जाता है चलते दौड़ते दौड़ते, तो वो हो जाएगी v डैश -4, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए -4। फाइनल मोमेंटम एक तो ट्रॉली का, क्योंकि ट्रॉली चलेगी v डैश से, तो m v डैश, बच्चा जाएगा v डैश -4 से, तो m टाइम्स v डैश -4। तो अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देते हैं। इसमें हमने वैल्यूज डाल दी, तो 220 ये सब वैल्यूज आ गई। एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम 220 को हमने इससे इक्वेट किया, इससे v डैश आ गया हमारे पास 10.36 मीटर पर सेकंड। मींस ट्रॉली की स्पीड बढ़ जाएगी, 0.36 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी। ट्रॉली की लेंथ 10 मीटर है, तो स्पीड ऑफ बॉय जो है 4 मीटर पर सेकंड है, तो कितना समय उसे लगेगा ट्रॉली पर दौड़ने में? तो 10/4 क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी 4 है, तो 2.5 सेकंड में कूद चुका होगा ट्रॉली से। तो उस दौरान ट्रॉली कितनी दूरी तय कर लेगी? तो उस दौरान ट्रॉली दूरी तय करेगी 10.36 इंटू 2.5, 25.9 मीटर। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रॉली, एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं, क्या पूछा है? हाउ मच हैज द ट्रॉली मूव फ्रॉम द टाइम द चाइल्ड बिगिंस टू रन। ट्रॉली कितना दूर जा चुकी होगी जब उसने दौड़ना शुरू किया। अब इसको एक बार फिर से गौर से देखिए, वेलोसिटी हमने कौन सी लगाई है? 10.36 कूदने के बाद वाली वेलोसिटी लगाई। इज इट ओके? लेट्स सी अनदर सॉल्यूशन। Initial momentum m1 plus m2 into u1, okay, 2200 kg meter per second. Final momentum m1 v1 plus m2 v2, 20 into v2 minus 4, 200 into v2, okay, no problem। दोनों को इक्वेट किया 10.36 मीटर पर सेकेंड। रिमेनिंग पार्ट यहाँ सॉल्व ही नहीं किया। मुझे लगता है इसके बारे में आप सोचें थोड़ा सा, कि वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। जब वो जंप करेगा तब ट्रॉली की स्पीड बढ़ेगी, फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रॉली, क्योंकि इनिशियली तो 10 मीटर पर सेकंड से वो चल रही थी, या वो चलना शुरू कर देगा तभी से ट्रॉली की स्पीड बढ़ जाएगी।
थिंक अबाउट। यानी कुछ ऐसा हो गया कि जो गोली निकल रही है, बंदूक का इतना बैरल लंबा है, तो जिस क्षण छूटी है गोली उसी क्षण धक्का लगेगा, या बंदूक के मुंह से निकलेगी तब धक्का लगेगा? जब वो कूदेगा तब मोमेंटम इंपार्ट करेगा, या जिस क्षण उसने दौड़ना शुरू कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में उसी क्षण से मोमेंटम इंपार्ट होना शुरू हो गया? इसके बारे में सोचो बच्चों, फिर हम डिस्कस करेंगे इसको। हिंट में ये दे देता हूं आपको कि ये जो सॉल्यूशन दिख रहा है इट सीम ट्रू। 6.29 विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, cannot possibly describe the elastic collision of two billiard balls? अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर कुछ लोग कंफ्यूज है तो ये हम सेंटर ऑफ मास में क्लियर होगा बच्चों। सेंटर ऑफ मास, कोई नाव है पानी में तैर रही है, अगर उसमें एक कुत्ता एक जगह से दूसरी जगह चल के जाता है तो नाव अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। इस कंसेप्ट को यूज कर लेना इसके जवाब के लिए, लॉजिक ढूंढने के लिए। ओके, 29th क्वेश्चन, ये जो पोटेंशियल एनर्जी के कर्व्स हैं cannot possibly describe the elastic collision of two billiard balls. Here r is the distance between centers of the balls. तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? जवाब है बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी, टकराएंगे बॉल्स ना। तो ये इतने सारे ग्राफ्स हैं, लॉजिक ढूंढना है आपको। कौन सा पोटेंशियल एनर्जी कर्व कैनॉट, कर्व्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 6 दिए हुए, 6 में से चुनने कौन कौन से जो हैं कैनॉट पॉसिबली डिस्क्राइब द इलास्टिक कॉलिजन ऑफ टू बिलियर्ड बॉल्स, इलास्टिक कॉलिजन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। ये बता रहा है पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है और 2r, यानी स्मॉल r तो डिस्टेंस है और r जो है बॉल की रेडियस है। ये बता रहा है कि रेडियस से कम हो गई, 0 हो गई डिस्टेंस उनके बीच। ये भी बता रहा है 0 हो गई, ये भी बता रहा है 0 हो गई। तो लगाओ लॉजिक बच्चों, क्या लॉजिक लगाओ? पॉज कर लो, सोचो, दिमाग लगाओ। जब बॉल्स पास आएंगी टकराएंगी, ऐसे जाकर भी टकरा सकती हैं, हेड ऑन भी टकरा सकती हैं, इलास्टिक कॉलिजन। ऑब्लिक कॉलिजन भी हो सकता है उनके बीच, वो भी इलास्टिक हो सकता है। इलास्टिक की खास बात है कि एनर्जी कंजर्व रहती है। होता क्या है, जितनी काइनेटिक एनर्जी है मोमेंटरली वो पोटेंशियल में बदलती है, फिर पोटेंशियल वापस काइनेटिक में बदलती है। यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी ड्यूरिंग कॉलिजन जब टकराएंगी, और फिर पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। तो कौन सा ग्राफ नहीं बता सकता उसको? ऑल एक्सेप्ट फिफ्थ आर इम्पॉसिबल। 5वें को छोड़ दीजिए, बाकी सब पॉसिबल नहीं है। 5वां बता रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जैसे पास आ रहे हैं, यानी कॉलिजन हो रहा है, इंपैक्ट बढ़ रही है तेजी से, और यहां 0 है 2r पर, क्योंकि तब तक टक्कर हुई नहीं थी। लॉजिक क्या है? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू masses is inversely proportional to the separation between them. In the given case, the potential energy of the system of two balls will decrease as they come closer to each other. गलत लिख दिया। It will become 0 when the two balls touch each other, that is r equal to 2r, where r is the radius of each billiard ball. The potential energy curves not satisfy these two conditions, hence they do not describe elastic collision. Potential energy of a system of two masses inversely proportional to the separation between them. सेपरेशन कम, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, यहां तक सही है।
इस केस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू बॉल्स विल डिक्रीज एज दे कम क्लोजर टू ईच अदर. दिस शुड बी increase, not decrease. Increase. अभी सही है बच्चों. एक और सॉल्यूशन हमारे पास, वो भी देख लेते हैं. During an elastic collision, kinetic energy converts into potential energy since potential energy of the system of two masses varies inversely as the distance between them, that is as 1 upon r. All the potential energy curves except one shown in fifth cannot describe an elastic collision. Okay, ठीक है. So last question of this chapter. Consider the decay. 12th की जो थ्योरी है उससे रिलेटेड है बच्चों. ये क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछते 12th में है, इसको ध्यान से सब पार्ट समझ लेना इसको. कंसिडर द डीके ऑफ ए फ्री न्यूट्रॉन. ये पॉली ने बताया था एट रेस्ट. तो न्यूट्रॉन टूट रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में. क्वाइट पॉसिबल. न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है, नेचर इसको सपोर्ट करती है. हाँ, प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूटता है उसको नेचर सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि इसमें कम मास में से ज्यादा मास निकलना होता है. तो वो प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के भीतर ही हो सकता है. शो दैट द टू बॉडी डीके ऑफ दिस टाइप must necessarily give an electron of fixed energy and therefore cannot account for the observed continuous energy distribution in the beta decay of a neutron or in nucleus. ये ग्राफ पूछा जाता है बच्चों. ये है मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन या इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं. इसमें क्या है कि सभी एनर्जी वाले बीटा पार्टिकल पाए जाते हैं. ज्यादा एनर्जी वाले, कम एनर्जी वाले. काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल एमिटेड एंड नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स. मॉडरेट एनर्जी वाले बीटा पार्टिकल नंबर में सबसे ज्यादा होते हैं, ज्यादा एनर्जी वाले कम होते हैं, कम एनर्जी वाले भी कम होते हैं. तो हमें क्या शो करना है कि जो टू बॉडी डीके है, यानी एक न्यूट्रॉन टूट रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, necessarily give an electron of fixed energy, therefore cannot account for, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एनर्जी के साथ ही निकलना चाहिए. तो जब फिक्स्ड एनर्जी लेकर निकलेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का ऐसा नहीं हो सकता. ये प्रूव करने के लिए कह रहे हैं आपको, जबकि नेचुरली होता ऐसा है. बीटा पार्टिकल में, बीटा डीके में पढ़ेंगे हम रेडियो एक्टिविटी. Note, the simple result of this exercise was one among the several arguments advanced by W. Pauli to predict the existence of a third particle. Okay. फिक्स्ड एनर्जी लेकर निकलेगा, तो यहीं से सजेस्ट किया था पॉली ने कि ये जो रिएक्शन है ये डायरेक्टली प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में नहीं होगी. इलेक्ट्रॉन अगर अलग अलग एनर्जी लेकर निकल रहा है, प्रैक्टिकली अलग अलग एनर्जी लेकर निकलता है, तो वो एनर्जी गई कहाँ? वो एनर्जी बच्चों एक और यहाँ पे पार्टिकल ऐड हो जाता है, उसको बोलते हैं हम एंटी न्यूट्रिनो. वो शेयर करते हैं. न्यूट्रॉन, ये सिंबल है न्यूट्रॉन का, ये टूटा एक प्रोटॉन में और ये निकलता है बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन, और साथ में निकलता है एंटी न्यूट्रिनो. ये पॉली ने बताया था. और एनर्जी की शेयरिंग इन दोनों के बीच सभी पॉसिबल रेशियो में होती है, तब ऐसा वाला ग्राफ पॉसिबल हो पाता है. We now know that it is a particle of intrinsic spin. केमिस्ट्री में जाओगे तो इंट्रिंसिक स्पिन पढ़ोगे, हाफ like E minus P or N, but is neutral and either massless or having an extremely small mass. बच्चों इसका रेस्ट मास 0 होता है एंटी न्यूट्रिनो, कंपेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल, एंड विच इंटरैक्ट्स वेरी वीकली विद मैटर. इसको हम भूतिया पार्टिकल भी बोलते हैं, घोस्ट पार्टिकल, क्योंकि दीवारों से निकल जाता है. द करेक्ट डीके प्रोसेस ऑफ न्यूट्रॉन इज एन गिव्स प्रोटॉन प्लस, जो भी मैंने लिखा बच्चों. ये यहाँ न्यूट्रिनो को सिंबल बनाया, एक्चुअल में एंटी न्यूट्रिनो है. जब प्रोटॉन टूटता है तब न्यूट्रिनो निकलता है.
आंसर्स में ऑल एक्सेप्ट, इसका कोई आंसर नहीं दिया है क्योंकि शो करना है, प्रूव करना है हमको। सॉल्यूशन, द डीके प्रोसेस of free neutron at rest is given as, from Einstein mass energy relation we have the energy of electron as delta mc square where delta m mass defect। तो न्यूट्रॉन के मास में से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कांस्टेंट स्पीड आ रही है, ये सारे कांस्टेंट है। hence the given two body decay is unable to explain the continuous energy distribution in the beta decay of a neutron or a nucleus। the presence of neutrino or LHS of the decay correctly explains the continuous energy distribution। If the decay of a neutron inside the nucleus into proton and electron is according to the given scheme, then the available energy in the decay must be carried by the electron coming out of the nucleus. Therefore, the emitted electron should always possess a fixed value of kinetic energy. However, the graph shows that the emitted electron can have any value of energy between 0 and the maximum value. Therefore, the given decay mode cannot account for the observed continuous energy spectrum in the beta decay। So that's all for today। नेक्स्ट अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। सो कीप ट्यून, एंजॉय फिजिक्स, एंजॉय लाइफ।